हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस एकदम इंटरेस्टिंग और एकदम लेटेस्ट वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा पिछला टॉपिक चल रहा था समष्टि अर्थशास्त्र के ऊपर। समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, इसका फर्स्ट चैप्टर हम बात कर रहे थे। एक वीडियो इस पर ऑलरेडी बन चुका है। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव, यानी कि इस एजुकेशन वर्ल्ड के अंदर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, समष्टि अर्थशास्त्र है, उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका जन्म कैसे हुआ, इससे फैकल्टी का इस विषय का निर्माण कैसे हुआ। तो समष्टि अर्थशास्त्र से पहले जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, जिनको प्रारंभिक अर्थशास्त्री कहते हैं, वे अपना इकोनॉमिक्स के थॉट्स को, अपनी प्लानिंग्स को, अपने विचारों को इम्प्लीमेंट कर रखे, उसके आधार पर देश दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था का चलन था। परंतु 1930 के आसपास, यानी 1930 के आसपास यूएसए की इकोनॉमी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम के कारण पूरे वर्ल्ड के अंदर महामंदी आ गई। और उसी समय एक अर्थशास्त्री जिनका नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स, जिनका नाम क्या है, J.M. कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स, उन्होंने एक पुस्तक, एक बुक लिखी, प्रकाशित की। उसका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936। इस पुस्तक, जैसे ही ये पुस्तक मार्केट में आई है, पुराने सिद्धांत, पुराने थ्योरीज एकदम धराशायी हो गए और तभी से समष्टि अर्थशास्त्र एक नए विषय के रूप में जन्म लेता है और आज समष्टि अर्थशास्त्र ने अपनी जगह ज़बरदस्त तरीके से बना ली है। चर्चा करते हैं उसके ऊपर। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा के रूप में उद्भव ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में प्रकाशित होने के बाद हुआ। कीन्स से पहले अर्थशास्त्र में इस चिंतन का प्राबल्य था, यानी इस चिंतन के ऊपर प्रभाव था कि सारे श्रमिक जो काम करने के इच्छुक हैं उन्हें काम मिलेगा और सारे कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करते रहेंगे। इसका तात्पर्य हुआ कि मार्केट में, बाजार में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। विचारों के इस संप्रदाय को क्लासिकल परंपरा या क्लासिकी परंपरा के रूप में जाना जाता है। यानी जॉन मेनार्ड कीन्स से पहले जो अर्थशास्त्री हुए 1930 से पहले, और जिनका विचार ये था क्या, पूर्ण रोजगार, उन अर्थशास्त्रियों का एक संप्रदाय था, उन अर्थशास्त्रियों के एक पूरा ग्रुप, समूह था। उस पूरे ग्रुप को क्या बोला जाता है, क्लासिकल या क्लासिकी परंपरा, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। किंतु 1929 की महामंदी और उसके बाद के वर्षों में देखा गया कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में निर्गत और रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट आई है। निर्गत कहते हैं उत्पादन को, किसको कहते हैं, उत्पादन को, और रोजगारों के स्तरों में भारी गिरावट आई है। इसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा। बाजार में वस्तुओं की मांग कम थी और कई कारखाने बेकार पड़े थे। श्रमिकों को काम से निकाला गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से लेकर 1933 तक बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर के 25%, बहुत बड़ा मार्जिन होता है। बेरोजगारी की दर की परिभाषा इस प्रकार से की जा सकती है कि लोगों की संख्या जो काम करने के इच्छुक है किंतु काम नहीं करते हैं, में लोगों की कुल संख्या जो काम करने के इच्छुक हैं और काम करते हैं से भाग देकर के जो भागफल प्राप्त होता है उसी रूप में प्राप्त हो जाती है। बेरोजगारी की दर का अभिप्राय आपको समझ में आ गया होगा। उस अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में समस्त निर्गत में लगभग 33% की गिरावट आई, यानी टोटल जो प्रोडक्शन था, कुल उत्पादन था, उसमें 33% गिरावट आ गई। कौन से काल में, 1929 से लेकर 1933 के बीच में। इन घटनाओं ने अर्थशास्त्रियों को नए तरीके से अर्थव्यवस्था के प्रक्रिया को समझने में, सोचने के लिए प्रेरित कर दिया। यह सच है कि जिस अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी लंबी अवधि तक विद्यमान होगी, वहां एक सिद्धांत की प्रस्तुति और उसकी व्याख्या की आवश्यकता होगी। कीन्स की पुस्तक इस दिशा में एक प्रयास साबित हुई। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत उसका दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली तथा विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता का परीक्षण करना था। समष्टि अर्थशास्त्र जैसे विषय का उद्भव हुआ। तो जो जॉन मेनार्ड कीन्स की पुस्तक थी, उस पुस्तक से समष्टि अर्थशास्त्र का एक तरह से उद्भव हुआ। उसके विचारों को और उसके प्रकारों को अर्थशास्त्रियों ने भी
उद्योगपतियों ने भी, व्यापार में भी, मार्केट में उसका पालन किया और उसके रिजल्ट्स भी आए, सकारात्मक रिजल्ट आए, पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। समष्टि अर्थशास्त्र की जो वर्तमान पुस्तक है उसका संदर्भ क्या है, उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्या उसका अभिप्राय है, क्या जिंदगी में उसका योगदान है। हम जानते हैं कि अध्ययन के अंतर्गत इस विषय का एक विशेष ऐतिहासिक संदर्भ है। हम इस पुस्तक में पूंजीवादी देश की अर्थव्यवस्था के कार्य का परीक्षण करेंगे। हम इस पुस्तक में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे, विशेष रूप से आपके लिए गौर करने वाली चीज़ है पूंजीवादी देश की अर्थव्यवस्था का, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और उससे जुड़े हुए जो सिद्धांत हैं उनका परीक्षण करेंगे। पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप मुख्य रूप से पूंजीवादी उद्यमों के द्वारा किए जाते हैं। किसी विशिष्ट पूंजीवादी उद्यम में एक या अनेक उद्यमी ऐसे लोग हैं, इसको आप अंडरलाइन भी कर लेना और लिख भी लेना, इसको नोट कर लेना, याद भी कर लेना। उद्यमी ऐसे लोग हैं जो बड़े निर्णयों के नियंत्रण का कार्य करते हैं तथा फर्म या उद्यम के साथ जुड़े बड़े बड़े जोखिम वहन करते हैं। उद्यमी कौन होता है? उद्यमी ऐसे लोग होते हैं जो बड़े निर्णय का नियंत्रण का कार्य करते हैं और फर्म या उद्यम के साथ जो बड़े बड़े जो जोखिम होते हैं, जितने भी रिस्क फैक्टर होता है उसको वहन करते हैं, लूजेस उसमें लॉस हो, उन सारी चीज़ों को। वे उद्यम को चलाने के लिए स्वयं पूंजी की पूर्ति करते हैं या पूंजी उधार लेते हैं। उत्पादन के संचालन के लिए उन्हें प्राकृतिक संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती है। इनमें से कुछ संसाधनों का उपयोग उत्पादन की प्रक्रिया में होता है, जैसे कि कच्चे माल, तथा कुछ तो स्थायी पूंजी के रूप में रहता है, जैसे कि भूखंड, जमीन जो है ये भी उत्पादन का एक साधन है। और आपने पढ़ा भी है पूर्व में, आपको याद भी होगा, उत्पादन के साधनों में हमने देखा था भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी आदि। तो भूखंड एक क्या है? स्थायी पूंजी के रूप में काम आता है, स्थायी साधन के रूप में काम आता है। उत्पादन के संचालन के लिए उन्हें मानव श्रम की महत्वपूर्ण अंश की आवश्यकता होती है, जिसे हम श्रम के रूप में सूचित करेंगे। ये उत्पादन का दूसरा साधन माना जाता है और एक्टिव भी माना जाता है। ये कार्यशील संसाधन भी होता है, कार्यशील साधन भी होता है। इस 3 प्रकार के उत्पादन के कारकों, जैसे कि पूंजी, भूमि और श्रम, पूंजी, भूमि, श्रम, अच्छे से याद कर लेना, नोट कर लेना। ये उत्पादन के साधन हैं, कारक भी कह सकते हैं आप। पूंजी, भूमि और श्रम की सहायता के लिए से निर्गत का उत्पादन करने के बाद, निर्गत करते हैं उत्पादन हो जाए, लास्ट में जो आउटपुट निकलता है, करने के बाद उद्यमी उत्पाद को बाजार में बेचते हैं, निश्चित रूप से बेचते हैं। इससे प्राप्त मुद्रा को संप्राप्ति कहते हैं। संप्राप्ति कई जगह लिखा होगा, वर्ड है, आपको समझ में नहीं आएगा। संप्राप्ति किसे कहते हैं? कोई भी उत्पादन करता है जब संपूर्ण उत्पादन को बाजार में बेचता है और बेचने से जो उसको मुद्रा प्राप्त होती है उसको संप्राप्ति कहते हैं। इस संप्राप्ति का कुछ अंश भूमि को उसको उपयोग के लिए अधिशेष के रूप में प्राप्त होता है। तो हम बात कर रहे थे उत्पादन के साधनों की, संप्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद में इस संप्राप्ति का कुछ अंश भूमि को उसके उपयोग के लिए अधिशेष के रूप में प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार कुछ अंश पूंजी को ब्याज के रूप में तथा श्रम को मजदूरी के रूप में प्रदान किया जाता है। शेष संप्राप्ति को उद्यमी की आय कहते हैं, जो लाभ कहलाता है। इस लाभ का उपयोग उत्पादन आगे नई मशीनें खरीदने, नए कारखाने लगाने के लिए करते हैं, ताकि उत्पादन का विस्तार हो सके। प्यारे विद्यार्थियों, उत्पादन के कितने साधन हो गए? 4। कौन कौन से? भूमि को उसके कार्य के बदले मिला लगान, पूंजी को ब्याज, उद्यमी को लाभ और श्रम को मजदूरी। इस प्रकार से ये जो संप्राप्ति होती है उसका वितरण हो जाता है। क्या हो जाता है? वितरण हो जाता है। और जब लाभ हो जाता है उद्यमी को, तो उद्यमी लाभ का क्या करता है? लाभ का उत्पादक नई मशीन खरीदने के लिए, देखिए, नई मशीन खरीदने के लिए अथवा नए कारखाने लगाने के लिए वो उपयोग करता है, ताकि उत्पादन का विस्तार हो सके। उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है उसे निवेश व्यय कहते हैं। इसको आप अपनी नोटबुक में इसको लिख लें और याद भी कर लें। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निवेश किसे कहते हैं, निवेश व्यय क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए उत्पादनकर्ता के द्वारा जो व्यय किया जाता है उसे क्या कहते हैं? निवेश व्यय कहते हैं। संक्षेप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि आखिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, उसके थ्योरीज क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उसके क्रियाकलाप क्या हैं, किस प्रकार की उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है। तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें अधिकांश आर्थिक क्रियाकलापों के निम्नलिखित अभिलक्षण हो। पहला, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व हो। उत्पादन के साधनों पर किसका स्वामित्व होगा? निजी स्वामित्व। दूसरा,
बाजार में निर्गत को बेचने के लिए ही उत्पादन किया जाता है। वहाँ पर स्वयं के लिए नहीं बचाया जाता, स्वयं के लिए उत्पादन नहीं किया जाता, स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन नहीं किया जाता। बाजार में जो कुछ भी उत्पादन किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? बेचने के लिए। किसके लिए? बेचने के लिए, विक्रय करने के लिए। श्रमिकों की सेवा का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर, श्रमिकों का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर किया जाता है, जिसे मजदूरी की दर कहते हैं। श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है उसे श्रमिक की मजदूरी दर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? श्रमिक की मजदूरी दर कहते हैं। आगे देखिए, यदि हम उपरोक्त 3 मानदंडों को विश्व के देशों के संदर्भ में लागू करें तो हम पाएंगे कि पूंजीवादी देश पिछले 300-400 वर्षों के दौरान अस्तित्व में आए हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में भी उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के कुछ ही देश पूंजीवादी देशों की श्रेणी में आएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि पूंजीवादी देशों की श्रेणी में कौन कौन से कंट्री आते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? तो आप जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम ले सकते हो, यूरोप के कुछ कंट्रीज जैसे इंग्लैंड वगैरह, एशिया में भी कुछ देश हैं तो उनके बारे में आप बोल सकते हो, उनका नाम आप ले सकते हो। कई अल्पविकसित देशों में खास करके कृषि में उत्पादन का कार्य किसान परिवारों के द्वारा किया जाता है। मजदूरी श्रम का प्रयोग कभी कभार होता है और अधिकतर श्रम कार्य परिवार के सदस्य स्वयं करते हैं। उत्पादन केवल बाजार के लिए नहीं होता है, उत्पादन का एक बड़ा अंश परिवार के द्वारा उपभोग में लाया जाता है। ये किसकी बात हो रही है? ये अल्पविकसित देशों की बात हो रही है। प्राय किसानों के पूंजी स्टॉक में वृद्धि में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती है। किसानों का पूंजी स्टॉक वैसा का वैसा बना रहता है, उसमें कोई वृद्धि नहीं होती। अधिक संख्या आदिवासी लोग, किसकी बात हो रही है? अधिक संख्या आदिवासी समाज में भूमि का स्वामित्व नहीं होता है, यानी आदिवासियों के पास भूमि का स्वामित्व नहीं होता। भूमि का स्वामित्व समस्त जनजाति के पास हो सकता है। हमने इस पुस्तक में जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है वह ऐसे समाजों पर लागू नहीं होता है, वह पूंजीवादी देश के लिए लागू होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए लागू होता है। किंतु यह सच है कि अनेक विकासशील देशों में जो उत्पादन की इकाइयां मौजूद है पूंजीवादी सिद्धांतों के अनुरूप है। इस पुस्तक में उत्पादन इकाइयों को फर्म कहा गया है। ये भी प्रश्न आता है, इसका पाठ है अलग से। फर्म किसे कहते हैं? तो फर्म का मतलब आप समझ लीजिए, फर्म कहते हैं उत्पादन इकाइयों को। जो प्रोडक्शन यूनिट्स होती है उनको क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं। किसी फर्म के कारोबार के संचालन का दायित्व तो उद्यमियों के ऊपर होता है। उद्यमी ही बाजार से श्रमिक को किराए पर लाकर उसके उत्पादन प्रक्रम में नियोजित करता है। इसी प्रकार वह भूमि और पूंजी का नियोजन भी करता है। इन आगतों के नियोजन के उपरांत उद्यमी उत्पादन प्रक्रिया का संचालन करते हैं। इनका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर, जिसे निर्गत कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? निर्गत। निर्गत किसे कहेंगे? वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होगा उसे निर्गत कहेंगे। बाजार में उनको बेचना और उनसे लाभ प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया में उसे जोखिम और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। उसे जोखिम भी है, अनिश्चित है, उत्पादन होगा, बाजार में बिकेगा नहीं बिकेगा, नुकसान होगा, लाभ होगा, ये सारी चीज़ें हैं। इन सबको कौन वहन कर रहा है? उद्यमी वहन कर रहा है। उदाहरण के लिए वह जिन वस्तुओं का उत्पादन करता है वह ऊंची कीमत पर नहीं बिक पाती है। इससे उद्यमी के लाभ में कमी होती है, कभी कभी तो हानि भी हो जाती है। वह ऊंची कीमत पर नहीं बिक पाती है, इससे उद्यमी के लाभ में कमी आती है। ध्यातव्य है कि पूंजीवादी देशों में उत्पादन के कारक अपनी आय का सृजन उत्पादन की प्रक्रिया एवं उससे प्राप्त निर्गत को बाजार में बेच करके प्राप्त करते हैं। विकसित एवं विकासशील दोनों प्रकार के देशों में निजी पूंजीवादी क्षेत्र के अलावा राज्य में उसके अनुरूप एक संस्था होती है। राज्य की भूमिका कानून बनाने, उसे लागू करने तथा न्याय दिलाने की होती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां राज्य उत्पादन का कार्य भी करता है। कर लगाने और सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर व्यय करने के अतिरिक्त राज्य के द्वारा स्कूल कॉलेज भी चलाए जाते हैं, जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में चलाया जाता है। स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है। जब हम किसी देश की अर्थव्यवस्था का वर्णन करें तो राज्य के इन आर्थिक प्रकारों का उल्लेख करना आवश्यक है। राज्य को सूचित करने के लिए सुविधा की दृष्टि से आगे सरकार शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आगे हम जब भी सरकार वर्ड लिखा हुआ देखेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? राज्य से होगा। किससे होगा? राज्य से होगा। देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में फर्म और सरकार के अतिरिक्त दूसरा जो बड़ा क्षेत्र होता है उसे
पारिवारिक क्षेत्र कहते हैं। पारिवारिक क्षेत्र सरकार और फर्म के अलावा एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, जिसे क्या कहते हैं? पारिवारिक क्षेत्र कहते हैं। अर्थव्यवस्था में क्षेत्र है ये। यहाँ परिवार से हमारा तात्पर्य है, यहाँ परिवार से हमारा तात्पर्य, ध्यान से देखना, एकल व्यक्तिगत उपभोक्ता, एकल व्यक्तिगत उपभोक्ता जो अपने उपभोग से संबंधित निर्णय अथवा कई व्यक्तियों के समूह जिसके उपभोग संबंधी निर्णय संयुक्त रूप से लिए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पारिवारिक क्षेत्र या परिवार कहते हैं। परिवार भी बचत करते हैं और कर अदा करते हैं। उन्हें इन क्रियाकलापों के लिए पैसे कैसे मिलते हैं? हम जानते हैं कि परिवार में कई लोग होते हैं। ये लोग फर्मों में श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं और मजदूरी प्राप्त करते हैं। वे सरकारी विभागों में काम करते हैं और वेतन प्राप्त करते हैं, अथवा वे फर्मों के स्वामी भी हो सकते हैं जो लाभ कमाते हैं। फर्मों के उत्पादों को जिस बाजार में बिक्री होती है वह सचमुच परिवार की मांग के बिना कार्य कर ही नहीं सकता। ये पारिवारिक क्षेत्र की बात हो रही है। अभी तक हमने देश या अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटकों का उल्लेख किया है, लेकिन विश्व के सारे देश बाह्य व्यापार भी करते हैं। बाह्य क्षेत्र हमारे अध्ययन का चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बाह्य क्षेत्र से व्यापार 3 प्रकार से हो सकता है। पहला, जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तु विश्व के अन्य देशों में बेचते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं। निर्यात किसे कहेंगे? जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तु विश्व के अन्य देशों में बेचते हैं उसे निर्यात कहते हैं। तो आयात किसे कहेंगे? देखिए, जब कोई देश विश्व के अन्य देशों से वस्तुएं खरीदता है तो उसे आयात कहते हैं। आयात तथा निर्यात के अलावा दूसरी तरह से भी विश्व के अन्य देशों में अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तीसरा, किसी देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी का भी प्रवाह हो सकता है, अथवा कोई देश विदेशों में भी पूंजी का निर्यात कर सकता है। ये तमाम क्या है? अर्थव्यवस्था के अलग अलग घटक हैं। विश्व के सारे देश हैं जो बाह्य व्यापार भी करते हैं, आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, और विदेशी पूंजी का भी प्रवाह हो सकता है, जैसे कि शेयर मार्केट में होता है, FIIs में होता है, इस प्रकार से। प्यारे विद्यार्थियों, सारांश हम 3, 4, 5, 7 पंक्तियों में पढ़ लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में किसी अर्थव्यवस्था के समस्त आर्थिक परिवर्तनों पर विचार किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में किसी अर्थव्यवस्था के समस्त परिवर्तनों पर विचार किया जाता है। इसमें उन विविध अंतर सहलग्नताओं की भी चर्चा होती है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान रहती है। इन्हीं कारणों से ये व्यष्टि अर्थशास्त्र से भिन्न होता है, जिसमें किसी अर्थव्यवस्था के खास क्षेत्र में कार्यप्रणाली का परीक्षण किया जाता है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में एक समान मान लिया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव एक पृथक विषय के रूप में याद कर रखना है। इसको 1930 में कीन्स के कारण हुआ। अगर हम कहें तो समष्टि अर्थशास्त्र का जनक भी कह सकते हैं कीन्स को। महामंदी से विकसित देशों को गहरा धक्का लगा और कीन्स को अपनी पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली। इसी पुस्तक में हम प्राय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली का ही अध्ययन करेंगे। अतः इसमें विकासशील देशों की कार्यप्रणाली को पूर्ण रूप से शामिल करना संभव नहीं होगा। समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था को हम परिवार, फर्म, सरकार और बाह्य क्षेत्र, 4 क्षेत्रों को संयोग रूप में देखा जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने शुरू से लेकर आखिर तक मेरे वीडियो को बड़े ध्यान के साथ देखा। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद है। और आप पहली बार मेरे वीडियो लेक्चर को देख रहे हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइज।